नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट आगे 272। इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत लोगों को इस बात का इंतजार था कि बीजेपी का इकोनॉमिक एजेंडा क्या होगा, आर्थिक मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के क्या होंगे। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात है कि मोदी एक बड़ी पोजीशन की शिफ्ट, बदलाव को लेकर एक लंबे समय से बात कर रहे हैं और उस बदलाव की तस्वीर जुड़ी है डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर। नरेंद्र मोदी बहुत लंबे समय से इस चीज को पिच कर रहे हैं, इसीलिए बहुत सारा विवाद इस बात को लेकर हो रहा था कि बीजेपी का मैनिफेस्टो क्यों नहीं आ रहा है या इतना वक्त क्यों लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो को आने में, और वो आखिर क्या होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसको तैयार किया है डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने, लेकिन छाप नरेंद्र मोदी के। जल्दी से जो मुख्य विषय है जो सब कोई अब जानता है जिनके बारे में, और वो मैं आपको बता देता हूं। जो एजेंडा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो खुदरा निवेश में एफडीआई का विरोध। एफडीआई का विरोध ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसानों को लागत से 50% ज्यादा देने का वादा, क्योंकि मैंने बहुत सारे कार्यक्रम इस विषय पे किया, मैं आऊंगा डिटेल में उसके ऊपर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सुधार जरूरी, ये सेक्टर कहता रहा है कि ये बहुत सफर कर रहा है। टैक्स सिस्टम में सुधार लाएंगे, बीजेपी ने इस तरह की बातें भी पहले से की गई हैं। 50 नए टूरिस्ट सर्किट बनाएंगे, 50 नए टूरिस्ट सर्किट बनाएंगे। काला बाजारी को रोकने के लिए स्पेशल कोर्ट, काला बाजारी को रोकने के लिए स्पेशल कोर्ट, ये दिलचस्प होगा। मैं अपने मेहमानों से पूछूंगा। व्यापार वर्ग के समर्थन से आई हुई पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। महंगाई रोकने के लिए खास फंड की व्यवस्था, काले धन पर बनेगी टास्क फोर्स। बाबा रामदेव ने मुझे अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये एजेंडे पर नरेंद्र मोदी मान गए हैं। देश को ब्रांड इंडिया बनाएंगे। बड़ी बातें हैं, बहुत सारे लोग इसका इंतजार कर रहे थे। मैं आज का अपने पैनल से आपको मिलाता हूं। मेरे साथ एमके वेणु हैं, एक बिजनेस जर्नलिस्ट रहे हैं बहुत लंबे समय से, ये आर्थिक मसलों को बहुत अच्छे से समझते हैं। मेरे साथ अमरीश दुबे साहब हैं जो कि प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। कुछ देर में मेरे साथ पीयूष गोयल होंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेशनल ट्रेजरर हैं, राज्यसभा एमपी हैं, और अखिलेश प्रताप सिंह हैं होंगे जो कि लीडर हैं कांग्रेस के। मुख्य बिंदु ये हैं, बहुत सारी बातें मैनिफेस्टो में कही गई है, लेकिन हम सिर्फ मोदी के आर्थिक एजेंडे पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं। उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी ने इन चुनाव में गुजरात की तरक्की का उदाहरण देकर, गुजरात के ग्रोथ का उदाहरण देकर अपने इकोनॉमिक एजेंडे को पिच किया है। उम्मीदें बहुत ज्यादा होंगी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से। एमके, मैं आपसे शुरू करूंगा। दिलचस्प बात यह कि जब आप इस तरह की बातें करते हैं, सबसे पहले खुदरा बाजार में इनका क्या स्टैंड रहा है वो बात तो कतई भी नई नहीं है, लेकिन जब आप इस तरह की बात करते हैं कि हम ब्लैक मनी पर ये टास्क फोर्स बनाएंगे, हम काले बाजारी के लिए जो है वो स्पेशल कोर्ट्स बनाएंगे, क्या बीजेपी के लिए रियलिज्म से, हकीकत से ये सब संभव है? बिल्कुल नहीं अभिज्ञान। जितने जो बड़े जो कंपनियां फंड करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, इन्हीं के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन में से ब्लैक मनी जनरेट होता है। ये ओवर इनवॉइसिंग ऑफ इंपोर्ट बोलते हैं। ये सब इंपोर्ट करते हैं, उसको ओवर इनवॉइस करते हैं बाहर, यही पैसा वापस आके पार्टी की फंडिंग होती है। ये तो बहुत ही मतलब मतलब ये कैसे संभव होगा? मैं समझने की कोशिश, क्योंकि आप एक मूलतः एक व्यापार वर्ग से पैदा हुई पार्टी है। बड़ा कैपिटल जो जनरेट करता है ब्लैक मनी, आपको फंड करता है, और उसी को आप अटैक करोगे। ये तभी सुधरेगा जब आप इलेक्टोरल रिफॉर्म करोगे और बिल्कुल पार्टी फंडिंग के सिस्टम पूरा बदलोगे। आज की तारीख में ब्लैक मनी से फंड हो रहा है, बड़े बड़े कैश, आए दिन इलेक्शन कमीशन कैश पकड़ती है इधर उधर। और ये सबको पता है कि कंपनियों से, बड़े बड़े कंपनियों से कैश जनरेट होता है जो पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग होती है। जब तक वो सुधार, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, वो सुधार, फंडिंग नहीं सुधार करोगे, ये कहना कि ब्लैक मनी को वापस लाएंगे, ये सब फजूल की बात है। प्रोफेसर साहब, आपको लगता है कि जब इस तरह की बात की जाती है कि काला बाजारी रोकने के लिए स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा, ये संभव है?
नहीं, स्पेशल कोर्ट तो हर तरह के रेगुलेशन है, हर तरह के राइट्स हैं, हर तरह के अधिकार के लिए, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे उसका हो, चाहे कोर्ट अब बना दीजिए, कोर्ट के सामने जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो कब तक चलेंगी? अभी तो हमेशा तो हम ये सुनते आ रहे हैं ना कि हाँ, टाइम बाउंड तरीके से, समयबद्ध तरीके से क्या कोई न्याय मिल पाएगा? हाँ, ठीक है। वो कैसे इंश्योर करेंगे, इसमें कहीं कोई जिक्र नहीं है इसका। हाँ, तो उस बात का कहीं से कोई जिक्र नहीं। डिटेल्स तो कम है इस मैनिफेस्टो में। हाँ, नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं दूसरे पॉइंट पर जो मैं सवाल, जैसे एमके ने कहा कि प्रॉब्लम आपकी ये, समस्या आपकी है कि आप जिस मूलभूत समर्थन से आप आते हैं, भारतीय जनता पार्टी, मैंने इस पार्टी को बहुत करीब से 90 के दशक में देखा है, तो वो आपका समर्थन, तो उसके बाद जब आप कहते हैं साहब कालाबाजारी रोकेंगे, होर्डिंग बहुत बड़ी समस्या हम सब जानते हैं, ये क्या इफेक्टिव हो पाएगा, कारगर हो पाएगा? नहीं, कारगर कहां से होगा, यही तो आप बताइए ना। कि अगर आप ट्रेडर्स आपके वो हैं, ट्रेडर्स आपका वोट बैंक है, अगर ट्रेडर्स वोट बैंक हैं तो आप अगर उनको कोई कंपटीशन दे सकता है, वो है रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड को आप ब्लॉक कर दे रहे हो कि हम तो उसमें जाएंगे ही नहीं, क्योंकि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी सेट करनी है। और अगर रिटेल ट्रेड आपने ब्लॉक किया है, खुदरा जो मतलब क्या खुदरा व्यापार अगर ब्लॉक कर रहे हैं, उसमें हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं लाएंगे, तो अगर ये खुदरा व्यापारियों के हाथ में जो है, तो वो तो होर्डिंग का वजह ये शायद भूल गए हैं कि यही खुदरा व्यापारी सबसे बड़ा व्यापारी। अब मेरे साथ पीयूष गोयल, पीयूष को पूरा समय दूंगा, उसके बाद अखिलेश प्रताप सिंह के पास आएगा। पीयूष, मैं सिर्फ आज चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सिर्फ आप लोगों के इकोनॉमिक एजेंडे पे, मैनिफेस्टो में बहुत सारी और बातें कही गई हैं। पहला पॉइंट जब आप कहते हैं काला बाजारी को रोकने के लिए स्पेशल कोर्ट बनाएंगे, व्यापारी वर्ग जो है उसका एक ऐसा तबका है जिस पर सबसे बड़ा यह काला बाजारी करने का आरोप लगता है, और यह पारंपरिक आपका भारतीय जनता पार्टी का, मैंने 90 के दशक में इस पार्टी को बहुत करीब से देखा है, आपका पारंपरिक सपोर्ट बेस है। कैसे यह संभव होगा? विज्ञान जी, आपने तो पार्टी को 90 के दशक में क्या आज तक आप देख रहे हैं, और हमारी पार्टी की ये खूबी रही है कि हम ट्रांसपेरेंसी, हम ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी में बहुत बिलीव करते हैं। हमारे सभी नेता, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, उनका काम और उनकी नीयत, वो सब जनता के सामने साफ है, जो आज दिख रही है, जो जनता जिस उत्स्फूर्तता से उनको सपोर्ट कर रही है कि आज मोदी जी प्रधानमंत्री बने। जहां तक बात रही वोट बैंक की, दुर्भाग्य से चाहे वो हमारे विरोधी पक्ष के नेता हो, चाहे वो कई न्यूज जर्नलिस्ट हो, वो हर एक चीज को वोट बैंक में देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी शख्सियत है, ऐसी पार्टी है जो कभी भी वोट बैंक के हिसाब से अपनी नीतियां नहीं बनाती है। हमारी नीति बनती है तो बनती है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। हमारी नियत है कि कैसे सामान्य आदमी, पीयूष, आप अर्थशास्त्र बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आप ये भी जानते हैं कि मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी पर बहुत लिखता पढ़ता हूं। मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, आप कह रहे हैं कि आप नीति नहीं बनाते वोट बैंक को देखते हुए, जब आप खुदरा बाजार में एफडीआई का विरोध करते हैं तो वो फैसला लगेगा वोट बैंक से सीधा जुड़ा हुआ है, और फिर जब आप ये कहते हैं कि आप स्पेशल कोर्ट्स बनाएंगे कालाबाजारी के लिए, फिर भी लगता है कि वो फैसला वोट बैंक से जुड़ा हुआ है। कहां तक जस्टिफाई कर पाएंगे? अगर गरीब आदमी वोट बैंक है, अगर जो बेरोजगार युवा युवती हैं वो वोट बैंक है, तो उसके लिए तो हम किसी भी हद तक जाएंगे। अगर सामान्य आदमी के घर में 24 घंटा बिजली मिले, अगर किसान को सही दाम मिले, अगर जो गरीब है उसको एक रहने का घर मिले, उसमें बिजली हो, पानी हो, शौचालय हो, उसको अगर आप वोट बैंक मानते हैं तो हाँ, भारतीय जनता पार्टी और उसका नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी उसके लिए वचनबद्ध है। लेकिन हमारे लिए हर एक आदमी सामान्य है, फिर हम उसको कास्ट, क्रीड, उसका मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग, उसके हिसाब से नीतियां नहीं बनाते हैं। ट्रेडर और कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, हमारे लिए सबका हित हो, ऐसे राजनीतिक निर्णय लेने की हमारी प्रक्रिया है। जहां तक खुदरा व्यापार का सवाल है, इट इज नॉट द रिटेल ट्रेडर, सिर्फ वो खुदरा व्यापारी का सवाल नहीं है। आज देश में लाखों लोग मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं, नौकरियां करते हैं, करोड़ों हजारों करोड़ रुपए मैन्युफैक्चरिंग का उत्पादन है। अब आप अमेरिका में देखिए, जब उन्होंने इतना एक्सटेंसिव रिटेल ट्रेड विदेशी और बड़ी कंपनियों के हाथों में दे दिया, तो पूरा मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका का ठप हो गया। ये कंपनियां किसी की नहीं होती है, इनको तो है कि सस्ते से सस्ता और लार्ज वॉल्यूम में कहां से मिले वो लेके आएंगे। वो तो भारत से 30% भी
सोर्स करने को तैयार नहीं है, उसमें भी ऑब्जेक्शन लाते हैं। हम समझते हैं कि आज भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पहले मजबूत हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो हो, उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरे, पोर्ट सुधरे, सही दाम पे बिजली मिले, उसको डीजी सेट कि 25 रुपए यूनिट की बिजली ना लेनी पड़े, उसको पानी मिले, उसके कानून व्यवस्था ऐसी हो कि लोग काम करने में दिक्कत ना पाए, सिंपल टैक्स रेजिम हो, रैशनल टैक्स रेजिम हो, उन चीजों पे हम फोकस करें जिससे लोगों को नौकरियां मिले, रोजगार मिले, दाम सस्ते हो। उसके बाद मैं पीयूष एक विषय पर अलग से आ रहा हूं। मैंने सबसे पहले मैं इसके बाद ब्लैक मनी पर आऊंगा, उसके बाद टैक्स पर भी आऊंगा। मैं जानता हूं कि आप लोग टैक्स की रूपरेखा में बदलाव चाहते हैं और ये बात भारतीय जनता पार्टी पहले से कहती रही है। मेरे साथ कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, जब ये होर्डिंग की बात करते हैं, कालाबाजारी की बात करते हैं, हम सब जानते हैं कि कांग्रेस की स्कीमों में एक बहुत बड़ी कमजोरी ये रही है कि होर्डिंग की वजह से जब जब आपके प्रधानमंत्री ने वादा किया और तारीखें की घोषणा की कि हम महंगाई कम कर देंगे, तो कांग्रेस की तरफ से दलील दी गई कि साहब हम कम कर देंगे लेकिन राज्यों में होर्डिंग की स्थिति बहुत खराब है, यह राज्य सरकारों का विषय है, इसलिए हम महंगाई कम नहीं कर पाए। मैंने 50 मुझे तो गिनती भी नहीं याद कितने डिबेट्स और कार्यक्रम इस विषय पे किए होंगे। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वो समाधान दे रही है? अभिज्ञान जी, जब से मोदी जी का उद्भव हुआ है तब से बीजेपी मैक्सिमम 5 पॉइंट पे, मिनिमम 5 पॉइंट पे फोकस करती थी। एक तो गुजरात मॉडल विकास, मतलब मॉडल में विकास में सिर्फ गुजरात मॉडल, उसके बाद जो अटैक होता था यूपीए पे, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और काला धन। अब आपका सब्जेक्ट चूंकि सीमित कर रखा है आपने, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपने रख रखा, और आपने अभी ये सवाल जो किया वो होर्डिंग्स पे और ब्लैक मार्केटिंग पे। इसी एक मिनट अखिलेश जी, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, एक मिनट सर, मेरी बात समझिए। और बहुत, जैसे मैंने कहा, अनगिनत कार्यक्रम है जो मैंने महंगाई पर किए होंगे पिछले कुछ सालों में, और लगातार कांग्रेस की तरफ से औपचारिक दलील ये दी जाती थी प्रधानमंत्री की घोषणाओं के बाद महंगाई कम करने की कि हमारे हाथ में नहीं है। एमके वेणु यहां पर बैठे हैं, कांग्रेस हमेशा यह आर्ग्यूमेंट देती थी कि हमारे हाथ में नहीं है, समस्या कालाबाजारी की है जिसके लिए राज्य सरकारें रिस्पॉन्सिबल है। क्या बीजेपी इसे बदल सकती है? अखिलेश जी, बड़ा स्पेसिफिक पॉइंट में पूछ रहा हूं सर आपसे। मैं वही कह रहा था कि मैंने पहला वर्ड यूज किया था, आपने बोल दिया। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अलावा जो बाकी सेक्टर हैं, जो जहां पे होर्डिंग और कालाबाजारी ज्यादा होती है, खाद्यान्नों से लेकर के और रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की, वो स्टेट कंट्रोल करता है। और मैक्सिमम स्टेट में भी एक कानून हुआ करता था, ईसी, इसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट, जो लोग ये कृत्य गुनाह करते थे उनके ऊपर ये लगता था। वो किसने डिमोलिश किया? कौन से लोग? अभी जैसे आपने बताया कि मनमोहन सिंह जी बोलते थे कि प्रदेश की सरकारें सपोर्ट नहीं करती हैं, आप ही ने स्टोरी चलाई थी और हम बैठे हुए थे, आपने दिखाया था कि मध्य प्रदेश में कैसे प्याज लाके स्टोर किया जा रहा है। तो ये फैक्ट है। आप कहते कुछ हैं, आपकी 5 प्रदेशों में, 4 प्रदेशों में सरकारें हैं। आप अगर महंगाई पिछले 5-4 सालों से बढ़ रही है, जिसको आप होर्डिंग के कारण और आप शोर मचाते थे, आपकी वहां की सरकारों ने कौन से कदम उठाए इस चीज को रोकने के लिए कि जो आज आप मैनिफेस्टो में बता रहे हैं? अगर आप ईमानदार होते, नियत साफ होती इसके प्रति, जो ये कानून केंद्र प्रदेश के सरकारों के तहत बनते हैं, ये अधिकार ज्यादातर प्रदेश की सरकारों को है, तो आपकी किसी प्रदेश की सरकार ने यदि इस तरह की कोई कानून बना करके दिखाया होता तो हम मानते कि आज आपकी नियत ठीक है। ये तो सिर्फ दिखावे के लिए है। तो ये कह देना कि हम इस पे कंट्रोल करना चाहते हैं, और सबको पता है। ठीक है, मैं पीयूष जी को समय दूंगा रिस्पॉन्ड करने के लिए, लेकिन एक फैक्ट, एक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं, जो इनके को मैं बार बार ला रहा हूं अपनी बहस में, एंडोर्स करेंगे कि पीडीएस को लेकर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेकर रमन सिंह के राज्य को मॉडल स्टेट माना गया। ये बात सही है? मुझे तो एक बार राजनाथ सिंह ने यह भी बोला था कि छत्तीसगढ़ जो है फूड सिक्योरिटी बिल जो सेंट्रल एक्ट से कहीं ज्यादा लोगों को कवर कर रहा है, 90%, और ग्रेन्स के अलावा सॉल्ट और चीजें भी मुहैया कराते हैं। और वो कांग्रेस आप पर चार्ज लगा रही है, जो मैं आ रहा हूं, क्योंकि ये बात सही है। उन्होंने कहा था कि उसे यूपी ले जाएंगे।
तो मेरा मॉडल माना गया, मॉडल माना गया, बिल्कुल। ये आपके तमाम आंकड़ों से पीयूष, जो कांग्रेस चार्ज लगा रही है कि अगर आज आप ये सब बातें कर रहे हैं कि कालाबाजारी के लिए आप स्पेशल कोर्ट रखेंगे, हम सब जानते हैं, ये अब एक इकोनॉमिस्ट हमारे साथ बैठे हैं, आप अर्थशास्त्र की बहुत जानकारी रखते हैं। सबसे बड़ी इस मुल्क में समस्या वही है कि मंडी तक पहुंचते पहुंचते जो चीजों का दाम बढ़ता है और मंडी से आम आदमी तक पहुंचते पहुंचते जो चीजों का दाम बढ़ता है, इसके बीच में एक ही शब्द है, कालाबाजारी, होर्डिंग। आपकी सरकारों ने स्टेट्स में क्या किया? भाई साहब, हमारी सरकार एक्ट्स में नहीं एक्शन में बिलीव करती है। अब जब प्याज की तकलीफ आई थी तो वो तकलीफ महाराष्ट्र से शुरू हुई थी। एनसीपी कांग्रेस की सरकार, वहां पे जब अनियन प्रोडक्शन कम नहीं हुई थी, देश में बढ़ी थी पिछले वर्ष, उसके बावजूद वहां से सामान नहीं आ रहा था और पूरे देश में हाहाकार मच गया था। आप मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, जब उन्होंने गुजरात में चार्ज लिया तो पता चला पावर की थेफ्ट बहुत होती है। तब उन्होंने ये नहीं देखा कि जो वोटर है, उन्होंने 1 साल पहले, 6 महीने पहले उनको वोट करके मुख्यमंत्री बनाया था। उन्होंने 1 लाख FIR फाइल किए। 1 लाख लोगों में ऐसा तो नहीं है भाजपा के समर्थक नहीं थे। बिना किसी से भेदभाव करे उन्होंने 1 लाख लोगों पे FIR दर्ज किया, एक्शन हुआ। आज ये स्थिति है कि गुजरात की पावर थेफ्ट खत्म। गुजरात में पावर सबको सामान्य मिलता है, सब उसके लिए पैसा भरते हैं और उसकी वजह से गुजरात में पावर की कीमतें सबसे कम बढ़ी है पूरे देश में। गत 12 वर्षों में अगर आप जो पहले कीमत थी 2002 में और जो आज है उसको देखें, सबसे कम कीमत बढ़ी है तो वो गुजरात में है। प्राइस राइज और इन्फ्लेशन टैकल करने का एकमात्र सोल्यूशन सप्लाई साइड है, जो हमने एलपीजी में किया था जब एनडीए सरकार थी। इतना एलपीजी सिलेंडर अवेलेबल कर दिया कि कालाबाजारी बंद हो गई। लोग सामने से आके बोलते थे एलपीजी सिलेंडर हमसे लो, उससे मत लो। वैसे ही हमने फंड की कल्पना की है, जो दोनों कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों को लाभ देगी। जब माल बहुत ज्यादा बन जाए और कीमत सही नहीं मिल रही है प्रोड्यूसर को, तो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड उसके सामान को खरीद के उसको सही कीमत दे सकती है, जिससे किसान आत्महत्या पे ना चले जाए। और अगर उत्पादन कम हो तो कंज्यूमर को तकलीफ ना हो, उसके लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को जरूरत पड़े तो इंपोर्ट कर सकती है। जब अनियन की शॉर्टेज थी, अगर सरकार ने 20-25 प्लेन लोड अनियन इंपोर्ट किए होते तो सब कालाबाजारी और होल्डर बाहर आ जाते सामान लेके, अपने आप कीमत ठीक हो जाती। ठीक है, मैं प्रोफेसर आउट ऑफ द बॉक्स पीयूष, आपकी दलीलें मैं बड़ा ध्यान से सुन रहा हूं। प्रोफेसर दुबे को यहां पर लाऊंगा। जो पीयूष कह रहे हैं, और जैसे मैंने कहा ये अर्थशास्त्र समझते हैं, इसीलिए मैं खासतौर पर इनको आज आमंत्रित किया। फैक्ट यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर आती है तो इस तरह के कदम तो उनको लेने ही पड़ेंगे, जहां पर एक वो माहौल कम से कम पैदा कर पाए कि उनके पास कोई तकनीक है, कोई तरीका है, कोई फॉर्मूला है महंगाई को कंट्रोल करने का। अन्यथा कांग्रेस की लोकप्रियता का जो ग्राफ महंगाई की वजह से गिरा है, वो तस्वीर बीजेपी के सामने। क्या आपको लगता है बीजेपी के मौजूदा समाधान, सॉल्यूशंस कारगर हो सकते हैं? कारगर इस पे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि असली परेशानी है कि जो महंगाई का मुद्दा है हाउस होल्ड के लिए या परिवारों के लिए, वो पेरिसेबल और सेमी पेरिसेबल गुड्स का है। जैसे इन्होंने ऑनियन के या प्याज के बारे में कहा कि प्याज ठीक है 10। हाँ, इसीलिए मैंने कहा इन सबके पीछे की समस्या ब्लैक मार्केटिंग है। हाँ, ब्लैक मार्केटिंग है, लेकिन होल्डिंग है। हाँ, लेकिन प्याज तो सेमी पेरिसेबल है, वो कुछ सीजन तक रखी जा सकती है, इसलिए होल्डिंग होती है उसकी। जो पेरिसेबल है, जो कि मतलब सब्जी उगाई गई, अगर 2 दिन 3 दिन के अंदर वो कंज्यूमर तक नहीं पहुंची तो बर्बाद हो गई उसकी, और वो उसका बड़ा पोर्शन जो है वो आता है महंगाई में कंट्रीब्यूट करता है रिटेल इन्फ्लेशन में। और दूसरा, अभी क्या पीयूष बोल रहे थे, ठीक है फूड को सप्लाई करके कंट्रोल कर सकते हैं, मगर जो इंटरनेशनल ऑयल के दाम कौन कंट्रोल करेगा? अगर वो कल 120 हो जाए, वो तो हमारे पूरे कंट्रोल के बाहर है। और कुछ हद तक उनका सीधा प्रभाव, सीधा डीजल, ट्रांसपोर्ट, सब सीधा। अभी गैस के जो दाम बढ़े, लोग ऑपोजिशन पार्टी जो आम आदमी यही कहती है गैस के दाम बढ़ गए, इन्फ्लेशन बढ़ेगा।
यही बात थी ना, गैस तो खैर बहुत कम है, मगर ऑयल तो, डीजल तो पूरा इकोनॉमी इतना यूज करता है। अगर अमेरिका में अगर दाम बढ़ जाएगा तो 20% हमारे कंट्रोल में नहीं हो तो बिल्कुल ठीक है। हम वापस आएंगे। इसी में कहा कि ये बहुत, मैं पीयूष पूरा समय दूंगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने सुना है, मतलब जिसमें कहा मुझे तो अब याद भी नहीं, अनगिनत कार्यक्रम महंगाई पे के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम जो सारे विषय एक कार्यक्रम में नहीं रखे जा सकते। हम ब्लैक मार्केटिंग की क्यों बात कर रहे थे, क्योंकि इसी से, जैसा एमके ने कहा और प्रोफेसर दुबे ने कहा, यही सच्चाई है। इसी से जो महंगाई बढ़ने का स्वभाव है, इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी है, वो बढ़ती है। मैं वापस आ रहा हूं इसी पर एक छोटे से ब्रेक के बाद, अब कहीं मत जाइएगा। हमने बात शुरू की थी कालाबाजारी से, और ये सारे जो कारण हैं, मैं थोड़ा सरलता से इसको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोग समझें। ये बहुत इसको कतई भी बड़े बड़े शब्दों की और बड़े बड़े आंकड़ों की जंग ना समझें, ये सीधे आपकी और हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई लड़ाई है। इसीलिए मैं पिछले 4 सालों में खासतौर पर लगातार महंगाई का मुद्दा उठाता रहा हूं। घूम फिरकर कहानी महंगाई पर ही आती है। अगर कालाबाजारी है तो उसका प्रभाव महंगाई पर पड़ेगा। अगर कोई और इस तरह की ज्यादा पैदावार के बाद वो सामान आप तक नहीं पहुंच पा रहा है तो उसकी कीमतें भी महंगाई के पॉइंट पर आती। पीयूष, आप रिस्पॉन्ड करना चाहते थे प्रोफेसर अमरीश दुबे को, प्लीज। 2 विषय बताना चाह रहा था अभिज्ञान जी। एक तो अगर आप हमारा मैनिफेस्टो देखें तो प्राइस राइज पे हमने 6-7 बिंदु रखे हैं। उदाहरण के लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, फिर किसान को सही डेटा मिले सही टाइम पे कि क्या उसको उत्पादन की कीमत मिल सकती है। हमने नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट की भी बात की है। ये जो एपीएमसी एक्ट में रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है और किस प्रकार से एफसीआई अपनी जो इनएफिशिएंसी है उसको कम कर सके। उसके अलावा अगर आप एग्रीकल्चर के पेज पे जाएंगे, पेज 28, आप उसमें पाएंगे हमने एक्चुअली वी हैव ब्रॉट आउट किस प्रकार से हम इंप्लीमेंट करेंगे स्कीम्स के कोल्ड स्टोरेजेस और फूड ग्रेन प्रोडक्शन की व्यवस्था बढ़े। किस प्रकार से हम ये कोशिश करेंगे कि फार्मर और किसान को पता चले, इंफॉर्मेशन मिले, क्या चीज उत्पादन करे तो मार्केट में उसकी डिमांड है, उसको अच्छी कमाई हो सकती है। किस प्रकार से फार्म इनकम पे फोकस किया जाए। इट ऑल्सो इज रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि प्रमोट हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पिसिकल्चर, बी कीपिंग एंड पोल्ट्री फॉर जनरेटिंग जॉब्स एंड इनकम फॉर द फार्मर्स। अब ये एक तरीके से छोटा विषय होगा पर इसमें इतनी संभावनाएं हैं। आज सिंगापुर और थाईलैंड से भारत में फूल इंपोर्ट होते हैं। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि इतना संपन्न देश और हमें फूल विदेश से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे हर्बल मेडिसिन जो विश्व में विख्यात और विश्व में बेचे जा सकते हैं और आज जर्मनी हमसे आगे चले जाए। कितने दुर्भाग्य की बात है कि हमारे फार्मर को ये ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है कि उसकी सॉइल की क्वालिटी यूरिया ज्यादा डालने से बिगड़ती जा रही है। आज सॉइल फार्म और सॉइल कार्ड जैसा कुछ सॉइल न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी नहीं है फार्मर को। और ये सरकार इतनी बेअकल है कि उसने यूरिया को सस्ता करके रखा है और बाकी सब फर्टिलाइजर्स 4 गुने महंगा कर दिया पिछले 5 वर्षों में। तो फार्मर यूरिया डालते जा रहा है और उसकी खेत बिगड़ते जा रहे हैं। आज हमें एक फर्टिलाइजर पॉलिसी, सीड पॉलिसी, इन सब चीजों पे ध्यान देना होगा। कैसे किसान का उत्पादन बढ़े, सही दाम उसको मिले, कैसे उसको सीड सही टाइम पे सही दाम पे मिले, कैसे स्टोरेज की बेहतर व्यवस्था उसको सही दाम पे मिले, किस प्रकार से उसकी एजुकेशन हो, बिजली पानी मिले कि वो ओवरलोड ना करे पानी। और इनकी जो बातें पीयूष गोयल ने, टेक्नोलॉजी, अब जैसे स्टोरेज की बात है, हम मुझे अच्छी तरह से आते, देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब पंजाब की तस्वीर सामने आई थी कि ये अनाज अगर ये पड़ा सड़ रहा है तो गरीबों में बांट दीजिए। उसी समय से स्टोरेज की बड़ी बहस हुई। मुझे आज की तारीख में मेरे पास कोई डाटा और आंकड़ा नहीं है ये साबित करने के लिए कि क्या ये तस्वीर पहले से बेहतर हुई है। लेकिन ये सब वो एजेंडे हैं कि आप इसका मैनिफेस्टो में वादा कर सकते हैं लेकिन ये एक दिन में होने वाली बातें नहीं। आपको स्टोरेज की तस्वीर में एक बड़े पैमाने पर बदलाव करना पड़ेगा कि अगर किसान ने
उम्मीद से ज्यादा उपज दी है तो उसका अनाज कहां महफूज है, कहां सुरक्षित है? ये ठीक है, ये जो पीयूष जो बोल रहे हैं ये बातें मतलब रैशनल है। हाँ। कि आप स्टोरेज इंप्रूव करिए और एफसीआई को, डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज को अनबंडल कीजिए, मगर जब इंप्लीमेंटेशन की बात आती है, मुझे याद है इंडिया के टाइम शांता कुमार जी होते थे मिनिस्टर फूड और सिविल, वो बिल्कुल हताश हो गए। उस वक्त भी फूड स्टॉक बहुत हाई थी और वो एक बार तो उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दे दिया कि अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इस फूड स्टॉक्स को गरीबों तक कैसे पहुंचाए। और ये सरकार भी उसी इतना रिकॉर्ड फूड स्टॉक्स है गरीबों तक पहुंचा नहीं पा रही। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मगर हमारी सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी खड़ी हो जाती हैं कहीं ना कहीं बड़े अच्छे आप ज्यादा अनाज पैदावार के बावजूद वो गरीबों तक नहीं पड़ा। मतलब रूबिक, ये सब समस्याएं मैं समझ रहा हूं कि किसानों के क्षेत्र में बीजेपी क्या प्रॉमिस कर रही है, लेकिन दिक्कत ये है, जैसे एमके ने कहा कि ऐसा नहीं कि वादों की कोई कांग्रेस के पास कमी रही होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वो ऑब्जर्वेशन और आज का दिन, मेरे पास कोई आंकड़े ऐसे नहीं है बताने के लिए कि क्या इस मुल्क में वाकई अनाज रखने की व्यवस्था बेहतर हुई है। नहीं, हम लोगों का उस एरिया में एक दो बातें पीयूष जी की उसमें कहना चाहूंगा। एक तो जो किसानों को एक मार्केट इंटीग्रेशन जैसी उन्होंने बात कही है, उसका एविडेंस है कि मार्केट्स आर इंटीग्रेटेड इवन इन द प्राइमरी सेक्टर एंड प्राइमरी प्रोडक्ट्स, वो नोन है। मतलब रिसर्च जो हम लोगों के यहाँ हो रही है उसमें से ये उभर के आया हुआ है। दूसरी बात, जैसे वेनू ने कहा कि भाई ये रॉकेट साइंस नहीं है, अगर आपको कोल्ड स्टोरेज ये सब तो आप 5 साल 10 साल का प्रोग्राम है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर। सही बात है, ये भी बहुत जरूरी है लोगों को समझने के लिए कि हाँ, ये ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस या कोई भी हो ये इसको 10 दिन में या 6 महीने में हासिल कर सकती है। ये बड़े पैमाने के लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है कि बड़े पैमाने पर मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए और वो इसका समाधान है। और उसमें एफसीआई को अनबंडल कर दीजिए और जोड़ के रखिए, मतलब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई सुनने में पीयूष रिस्पॉन्ड पर। हाँ पीयूष, यहाँ पर लोग कह रहे हैं, मैं अखिलेश जी के पास नहीं जा पाया कि सुनने में अच्छा लग रहा है आपकी बातें। अबे ज्ञान, हमने इस मैनिफेस्टो में एक भी चीज ऐसी नहीं लिखी है। और श्री नरेंद्र मोदी ने बहुत स्पष्ट हम सबको कहा था कि एक भी चीज ऐसी ना हो जो प्रैक्टिकल ना हो, जो डुएबल ना हो और जो फंडेबल ना हो। तो हमने हर एक चीज को बड़ी गहराई से सोच विचार के लिखा है। मैं आपको बताता हूं, कोई 10 साल का प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं है। मैंने एक इसी सरकार के सीनियर ब्यूरोक्रेट को पूछा कि आज देश में जो फूड ग्रेन रॉट हो रहे हैं उसको ठीक करने के लिए कितना पैसे की आवश्यकता है। उन्होंने कहा 10,000 करोड़। मैं नहीं समझता हूं इस देश में 10,000 करोड़ की व्यवस्था करना इतना इम्पॉसिबल है, जब यह सरकार 27,000 करोड़ सिख पीएसयूज को दे सकती है, 30,000 करोड़ एयर इंडिया को दे सकती है, तो 10,000 करोड़ इस देश के किसानों के लिए नहीं दे पाई। ये इनकी विफलता रही है। मुझे नहीं लगता इसमें 10 साल लगेंगे। इसको मिशन मोड में लिया जा सकता है। और आपको अगर एक एग्जाम्पल चाहिए हमारी सोच की, तो जैसे पावर सेक्टर में आप रेगुलेट करके एक प्राइस देते हो जिससे एक रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न मिलता है व्यक्ति को कोल्ड स्टोरेज या व्यक्ति को फूड ग्रेन स्टोरेज बनाने का, क्यों ना हम फार्मिंग में भी कोल्ड स्टोरेज और फूड ग्रेन स्टोरेज की चेन्स बनाए और उनको एक रीजनेबल रिटर्न एश्योर करके इन्वेस्टर्स को इस सेक्टर में अट्रैक्ट करें, जिससे किसान को भी लाभ होगा। आस्ते आस्ते उनकी पैदावार के दाम अच्छे मिलेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनके दाम अच्छे मिलने से इनकम रीइन्वेस्ट करके प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और फिर सरकार को मार्केट सब्सिडाइज नहीं करना पड़ेगा। हाँ। इसमें मैं अभी पीयूष जो बोल रहे हैं अचीवेबल है, मगर इस पूरे मैनिफेस्टो में सबसे ज्यादा जो दारोमदार इस इश्यू पे है कि जो नरेंद्र मोदी ने दावा किया मैनिफेस्टो में कि चीफ मिनिस्टर के साथ बैठ के काम करेगी। ये सारी चीजें स्टेट्स के डोमेन में है। हाँ। अगर वो बैठ के उनके साथ एक किस्म से अगर उनको इन्वॉल्व कर लेते हैं तो हो सकता है, मगर हमारी आज की जो राजनीति जिस तरह चल रही है, बिटर कोalition की राजनीति जिसमें ऑपोजिशनल पॉलिटिक्स सरकार पावर में आने के 1 साल पहले एक अंदर ही शुरू हो जाती है। मैं अखिलेश प्रताप सिंह आपके पॉइंट पर जवाब चाहूंगा। ये बहुत सीएम्स के साथ काम करना
ये अगर हो जाए तो हो सकता है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा था पंजाब में सड़ रहे अनाज पर अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी, तो उन्होंने कहा था कि लोगों को सोचना पड़ेगा कि ये क्या स्थिति है। सबको ये सही बात है, ये बहुत ज्यादा राज्य ड्रिवन एजेंडा है, ये सब सारे राज्यों में। ऐसा नहीं होगा कि बीजेपी का राज्य जो है वो अलग चलेगा और कांग्रेस का राज्य जो है अलग चलेगा। क्या ये संभव है अखिलेश जी? अभिज्ञान जी, काफी गुमराह किया हमारे बीजेपी के साथी ने, 3 राउंड गुमराह किया। बहुत चीजें मैं भूल भी गया। अगर एक एक के बाद मुझे अवसर दे तो मैं एक एक चीज को बताता, सब गलत बताया। पहली बात, इस जो मैनिफेस्टो में जो चीजें लिखी हैं इन लोगों ने, उसमें 90% वो चीजें वर्तमान सरकार के में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही वो काम। तो इसलिए इन्होंने, उसके अलावा जो 10% लिखा है उसका कोई इन्होंने एलेबरेट करके कुछ नहीं बताया है। अब आप जिस मुद्दे पे आ रहे हैं, महंगाई या खुदरा व्यापार और होर्डिंग का, इनकी सब्सिडी पे क्या पॉलिसी है, ये कहीं जिक्र नहीं है इसमें। ये जब आए थे पिछले बार एनडीए की सरकार आई थी, तो इन्होंने ओजीएल में मैक्सिमम आइटम्स एग्रीकल्चर के डाल दिए थे। ये बता रहे थे, अभी मैं अपने आप को कृषि से संबंधित बहुत बता रहे थे, यूरिया खाद का भी बता रहे थे, डीपीए एनपीए और का नहीं बता पाए, उसका क्या असर होता है हम इसमें जाना नहीं चाहते हैं। तो वो यूजीएल में ओजीएल में कितने चीजें डाले थे, दूध अंडे तक, घी तक डाल रखा, मतलब दूध देसी घी, अंडे सब, दाल दलहन चावल सब डाल रखा था। एमएसपी इन्होंने 6 सालों में मात्र 1-1.5 रुपए किलो गेहूं की बढ़ाई थी, और हम जो यूपीए की सरकार ने 2.5 गुना तक कर दी थी हर चीज की। तो आप बातें करते हैं, जो अभी एफसीआई ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है पीपीपी मॉडल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, क्योंकि 2 लोग जो ये स्टोरेज है 2 लोगों मिलकर करते हैं। कुछ स्टोरेज ग्रेन्स के एफसीआई करती है, बाकी की स्टेट गवर्नमेंट करती है। कुछ अपने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है वो देती है सब्सिडी और कुछ सुविधा देती है कोल्ड स्टोरेज के लिए, स्टेट गवर्नमेंटें भी देती हैं। हमने असेंबली में क्वेश्चन भी लगाया था, हमारे 30% रिक्वायरमेंट यूपी में और चाहिए, जितना हमें यहाँ के स्टोरेज की व्यवस्था करनी होगी। तो ये ड्यूल सिस्टम का है, जो आपने अभी जिक्र किया मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ के करने के लिए, वो क्यों किया? उससे कुछ वो बैठ के करने की बात नहीं है, वो इसलिए बात है कि 4 और मुख्यमंत्री हमको सपोर्ट करें। एक मुख्यमंत्री पीएम का कैंडिडेट है, 4 को भी हम एक झुंझुना थमाए रखे हैं कि हाँ भाई आप लोगों के लिए भी हम अकेले कुछ नहीं करेंगे बिना आप लोगों से पूछे। आप लोग बेफिक्र आपको लगातार रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। मैं ले रहा हूं यहाँ पर, ठीक, मैं ले रहा हूं यहाँ पर एक ब्रेक। अखिलेश जी आप अपनी बात रखिए, मैं ले रहा हूं यहाँ पर एक ब्रेक। कम समय होगा, मैं पीयूष को रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा और उसके बाद एक चर्चा जरूर करूंगा एक और मसले से जो आपकी और हमारी जिंदगी पर सीधा असर डालता है। देश के वित्त मंत्री ने बजट पढ़ते वक्त ये बताया कि तकरीबन 3% इस मुल्क का टैक्स देता है। हालांकि हम सब जानते हैं, वो उसके डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा कि इनडायरेक्ट टैक्सेस से बहुत रेवेन्यू हासिल होता है सरकारों को, लेकिन सीधे तौर पर बजट पढ़ते हुए वित्त मंत्री ने बताया था कि 3% टैक्स देता है। ये टैक्स की रूपरेखा में क्या बदलाव बीजेपी चाहती है? ध्यान से सुनिएगा, ये सारे आपके हमारे मसले हैं भाई। कतई न समझिए कि ये बड़ी बड़ी आर्थिक भाषा बोली जा रही है और आपके समझ में नहीं आएगी। जितना सरल है उतना संभव मैं करूंगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद। पीयूष, वक्त कम है, आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं तो उसके बाद टैक्स पर एक प्रश्न आपसे जरूर पूछूंगा। पीयूष, मुझे लगता है कि मेरे कांग्रेस मित्र ने एक्चुअल ग्रोथ और एक्चुअल डेवलपमेंट यूपीए और कांग्रेस के राज्य में क्या हुआ उस पर थोड़ी और गहराई से रिसर्च करना चाहिए। फैक्ट ये है कि जॉबलेस ग्रोथ हुई कुछ वर्षों तक, उसके बाद उसका परिणाम ये हुआ कि अगले 4-5 साल में एकदम अर्थव्यवस्था बिगड़ती रही। आज जो ग्रोथ उनको 8.5% मिला वो खत्म सी हो गई है। महंगाई आसमान छू रही है, भ्रष्टाचार का तो उनका प्रतीक रहा है। ऐसे व्यवस्था में हमारा मैनिफेस्टो एक ऑल्टरनेट विजन दे रहा है, देश के सामने कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स रख रहा है कि सरकार ईमानदारी से कैसे चल सकती है। सरकार लोगों को एडवर्सेरियल रूप में ना देखे और लोगों को पार्टनर्स के रूप में देखे, किस तरीके से आउटकम पे जोर हो। कोई जरूरत नहीं है कि ये स्कीमों को 10-10, 20-20 साल लगे इंप्लीमेंट होने में।
कोई जरूरत नहीं है कि इस देश में बेरोजगारी बढ़े। आज टूरिज्म है, आज मैन्युफैक्चरिंग है, आज इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन है, आज हाउसिंग है, इतने जॉब जनरेटिंग सेक्टर्स हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने मात्र 5 वर्ष में 6 करोड़ से अधिक जॉब्स कैसे क्रिएट किए, वर्किंग अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट किए। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये प्लानिंग कमीशन एनएसएसओ के आंकड़े हैं। अगर हम 1.25 करोड़ जॉब हर वर्ष 10 साल पहले भी पैदा कर सकते थे, तो मुझे लगता है आने वाले वर्षों में एक नई विजन और एक नई सोच के साथ रिस्पॉन्ड किया। मेरे पास बहुत कम समय, आपसे एक सवाल बिल्कुल सीधा पूछूंगा कि आप लोग क्योंकि कर सकते हैं, हाँ, टैक्स में क्या चाहते हैं आप? टैक्स स्ट्रक्चर में क्या बदलाव चाहते हैं? हमने टैक्स में हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स रखे हैं, जो स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस ने डायरेक्ट टैक्स कोड पे भी टिप्पणी देते हुए रखे थे। पहली बात तो टैक्स कोड को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इतनी मोटी मोटी किताब, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए सिर्फ काम देने के लिए इतनी मोटी किताब की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है एक सिंपल टैक्स कोड जो रैशनल हो, अमीर पे टैक्स का बर्डन ज्यादा हो, मध्यम वर्गीय और गरीब पे ना हो। ये जो चिदम्बरम साहब कहते हैं कि मात्र 3% लोग टैक्स देते हैं, ये वास्तव में गलत है। टैक्स देने वाले परिवार, आफ्टरऑल एग्रीकल्चर पे तो टैक्स नहीं है, तो देश के 25 करोड़ परिवार में 12.5 करोड़ जो एग्रीकल्चर इनकम पाते हैं, वैसे ही वो दुखी हैं, वैसे ही वो परेशान हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। उन पे क्या चिदम्बरम साहब और कांग्रेस टैक्स लाना चाहती है? क्या उनके कहने का मतलब ये है कि जो एक सामान्य व्यक्ति 2,000, 5,000, 10,000 रुपए महीना कमाता है, क्या उसको भी टैक्स के दायरे में आना चाहिए? आज देश में गरीबी इतनी है, आज देश में किसान मर रहा है। ऐसी परिस्थिति में चिदम्बरम साहब ने एक और थप्पड़ लगाया जब वो कहते हैं कि सिर्फ 3% लोग टैक्स भरते हैं। मात्र 2 लाख रुपए पे आज इस देश में टैक्स पड़ता है। मुझे लगता है आवश्यकता है टैक्स कानून को सिंप्लीफाई करना, टैक्स कानून को इफेक्टिव बनाना, जहां चोरी रोकी जा सके, जहां जो लोग टैक्स के कानून को मिसयूज कर रहे हैं उसके पीछे जाया जाए, बजाय कि कांग्रेस सरकार की तरह जिन्होंने रेड राज से लोगों को दुखी कर रखा है। हाँ, जीएसटी, पीयूष जी बहुत जल्दी से, इसके बाद मैं समय दूंगा अखिलेश जी को। जीएसटी, देखिए, जीएसटी पे भारतीय जनता पार्टी के श्री सुशील मोदी जी अध्यक्ष रहे उस कमेटी के। हमने पूरा प्रयत्न किया कि लोग सब सामान्य टैक्स जीएसटी के साथ जुड़े, लेकिन केंद्रीय सरकार की विश्वसनीयता इतनी खराब थी कि राज्य को भरोसा नहीं था कि केंद्र सरकार उनके लॉस को मेकअप करेगी। उसके लिए कई प्रकार के प्रपोजल्स आए, एस्क्रो मैकेनिज्म बनाया जा सकता है जिससे जीएसटी टैक्स सेंटर और स्टेट को सामान्य मिले, स्टेट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। कभी स्टेट के ऊपर कोई नेचुरल कैलामिटी आए, अर्थक्वेक आए, फ्लड आए, तो ऐसे में वो क्या करे जिससे उसका टैक्स रेवेन्यू बढ़ सकता है। आप उसको लाने को 2-4 विषयों में जीएसटी को लाने के बारे में पीयूष सोचेंगे या नहीं? विषय को सॉल्व कर सकती है। हाँ हाँ, अखिलेश जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ, अभिज्ञान जी, हाँ अभिज्ञान जी, अभी इन्होंने कुछ कहा, हम किसी भी मुद्दे पे इनसे कहीं भी बहस करने को तैयार हैं। और दूसरी बात, इन्होंने एक और बात कही थी कि ये लोग कितना एक हाइप क्रिएट करके और गलत तथ्य देते हैं कि टैक्सेशन के बड़े लेंदी प्रोसेस हैं। थे, आपके रिजीम में थे, एक्सपर्ट बैठे हैं, इनकम टैक्स के कितने पन्ने होते थे? 22-21। कितने पन्ने में अब रिटर्न भरा जाता है? 1 से 2, 3 मैक्सिमम। कंपनी टैक्स के कितने पन्ने हो गए? तो जो सिंप्लीफाई करने की बात ये बता रहे हैं, ठीक है, अभी भी उसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, लेकिन आपने कुछ किया था क्या उसमें? कभी नहीं किया था। समय नहीं है, मैं जितना नहीं, तीसरी बात अभिज्ञान जी, अभिज्ञान नहीं, बहुत बोला इन्होंने, बहुत गलत तथ्य दिया इन्होंने। ये टैक्स लगा करके इनके रिजीम में इकोनॉमी 25% भी नहीं बढ़ी थी। हमारे रिजीम में 10 साल में मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं डबल हुई है। हमारी पॉलिसी एक सेकंड यूपीए की पॉलिसी है कि इकोनॉमी बढ़ाओगे तो अपने आप टैक्स। ठीक है, मुझे इसको यही समाप्त करना पड़ेगा। मेरे पास आज के लिए इससे ज्यादा का समय नहीं था। ये बहस चलती रहेगी। मैंने कोशिश किया है कम से कम उन मुद्दों को सरल भाषा में उठाने की जो वाकई आपसे और हमसे ताल्लुक रखते हो। फिलहाल नमस्कार।